हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक का। पिछली वीडियो के अंदर हमने यहीं से स्टार्ट किया था और इस वीडियो को भी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा था, बायोटेक का बेसिक क्या होता है, मतलब बेसिकली बायोटेक है क्या, वो देखा था हमने। अभी भी आप देखिएगा क्या बोलते हैं, बायोटेक का बेसिस तो हमने सब देख लिया, पर उसी बेसिक के रिगार्डिंग ही पूरा चैप्टर चलेगा, क्योंकि आपको पता है नींव जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो बिल्डिंग अच्छी सी खड़ी नहीं हो पाती। तो इसलिए बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने देखिए इससे भी कवर कर लिया था, ई से भी, और यहाँ पे पहुंच गए थे हम यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस क्या था, वेक्टर। वेक्टर के साथ हमने किसको जोड़ दिया, एक हमारे डिजायरेबल डीएनए के सेगमेंट को। ये देखिए, ये डिजायरेबल डीएनए था, ये वेक्टर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये डिजायरेबल डीएनए को वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ दिया, उसे क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया। तो चलिए, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन कौन से टूल्स चाहिए रहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। तो आप ध्यान से सुनेगा। टूल्स, एक तो जैसे कि हमने बात की थी, देखो आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिजायरेबल डीएनए को ढूंढना है। डिजायरेबल डीएनए को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाहर सेल के बाहर की चीजें उनको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वो आपने कर ली। फिर आपके पास डीएनए है, डीएनए का क्या है, सेगमेंट है। डीएनए के सेगमेंट को आपको क्या करना है, अपना डिजायरेबल डीएनए लेना है, तो आपको उसको कट करना पड़ेगा। तो आपको एक एंजाइम चाहिएगी, दैट इज आरई, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्टेड मतलब एक पर्टिकुलर जगह से ये काटेगी, एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में काटेगी ये डीएनए को, ऐसे नहीं रैंडमली काट देगी, रेस्ट्रिक्टेड सेंस में काटेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आपको पता है क्या हुआ था, बैक्टीरियोफेज कौन होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अब बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज है ना, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। वो बैक्टीरिया और कोई नहीं, आपका हम सब का चहीता कौन था, ई कोलाई था। कौन था, ई कोलाई। वो बैक्टीरिया कौन था, स्ट्रिचिया कोलाई था। ठीक है, उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था एक वायरस। तब क्या हुआ, वो वायरस कौन हुआ, फिर बैक्टीरियोफेज बोल देंगे उस वायरस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो क्या हुआ, वहां पे बैक्टीरिया ने अंदाजा, एक तरीका लगाया अब उसको, अब खुद को बचाने के लिए। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो, मान लो आपको पता है आपको कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको परेशान कर कैसे रहे। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है, उसके डीएनए के साथ। ये बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके लग जाता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ये लग गया मान लो बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब क्या होगा कि भाई ये अब खुद तो रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरिया का सेल, ये सेल रेप्लिकेट कर रहा है, तो अपना डीएनए तो रेप्लिकेट करा ही रहा है, साथ में बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी रेप्लिकेट करा रहा है। तो इसको जिंदगी मिल गई, इस बैक्टीरियोफेज को, वायरस को जिंदगी मिल गई, यस मिल गई। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसने क्या कहा, इसने कहा ऐसे करता हूं मैं ना, इसने अपनी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बिल्ड की, जिससे क्या हुआ, इतने इतने पोर्शन का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला बैक्टीरियोफेज वाला डीएनए, ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इसको काट के रख दूंगा, ये बोला तेरे को तो मैं काट के रख दूंगा, तो ये इसको काट के रख देगा। ठीक है, इसको कट कर देगा। इसको कट करने के लिए तो इसको क्या करना है, इसको काटना है। ठीक है, गया एक एंजाइम नहीं काटती, अरे बाय द वे क्या हुआ, ये वाला डीएनए पोर्शन कट गया मेरी एंजाइम से। वो तो भोली भाली सी है, प्यारी सी, नन्ही मुन्नी सी, उसे क्या पता, उसने मान लो ये वाला पोर्शन कट कर दिया अपने डीएनए का, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो फिर क्या किया इसने, एक और काम किया, इसने ऐसे किया, मैं ऐसे करता हूँ, पहचान करता हूँ कि ये मेरे एंजाइम को बताऊंगा, वो नन्ही सी है, भोली वाली सी, छोटी सी बच्ची है, उसको बताऊंगा कि हम तेरे अपने हैं, ये पराए हैं। तो कैसे बताऊंगा मैं ना अपने ऊपर ना एक टैग लगा लेता हूँ, जैसे हम छोटे बच्चों को घर पे बता देते हैं ना कि इसकी गोदी में नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना। ठीक है, तो वैसे ही इसने क्या कहा, मैं ना टैग लगा लेता हूँ खुद के ऊपर। तो इसने यहाँ पे ऐसे 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 अपने ऊपर टैग लगा दिया, एक टैग। ठीक है, ये अब देखो आरी को पता लग गया ये तो मेरे घर वाले हैं। ठीक है, अब वो एंजाइम थी, उसे पता लग गया ये तो मेरे घर वाले हैं, तो इसे तो मारेगी नहीं। ठीक है, इसे तो मारेगी नहीं, ये तो सही रहेगा, और इसे जाके काट लेगी। तो ये दो काम किए। अब देखो वही बात अब इस पैराग्राफ के अंदर लिखी है। पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, देखो क्या हुआ था,
टूल्स कौन कौन से चाहिए वो हमने अच्छे से डिस्कस किए थे हमारे उसके अंदर, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, टूल्स के अंदर ना आपको ये ना मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था, आरई चाहिए आपको, डीएनए लाइगेज चाहिए, ठीक है, पॉलीमराइज एंजाइम चाहिए जो पॉलीमराइजेशन करती है। पीसीआर चलाएंगे ना, तो ये ध्यान रखना पीसीआर क्या होता है वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो पॉलीमराइज एंजाइम भी एक आपका टूल हो गया, ठीक है। और साथ में वेक्टर तो चाहिए, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। पता है किस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने देखा था कि मैंने इन सबका नाम लिख दिया था और ऐसे पूछा था कितनी चीजें चाहिए रहती हैं, ठीक है, टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब टूल थे। अब आप सोचो कि मान लो आपको ना पेपर में ध्यान नहीं आए, आप सोचो होस्ट ऑर्गेनिज्म को टूल क्यों लेंगे, वो तो एक ऑर्गेनिज्म हो गया, वो कहाँ एक किस चीज की तरह एक्ट कर रहा है कि उसको लेके डाल रहे हैं, नहीं वो भी टूल की तरह, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना। वेक्टर तो आपको पता है टूल की तरह होते ही होते हैं, ठीक है, तो एक्ट यूज करते ही करते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गई। एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखो मैं ना ये देख रहा था कि कहीं मैं कट तो नहीं रहा हूँ, कहीं ऊपर से ही हो रहा हो, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए 1963 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 1972 कब, 1972 में क्या हुआ था, हर्बर्ट बोहर एंड स्टैनले कोहन ने क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 के अंदर, ठीक है। अब 1963, ठीक है, 1963 कितने 11 साल पहले, कितने साल पहले, 11 साल पहले, ठीक है, दो एंजाइम डिस्कवर की गई। कहाँ डिस्कवर की गई, देखो वो दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन Escherichia coli वर आइसोलेटेड। बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकती थी, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। वन ऑफ दीज वर एडेड टू मिथाइल ग्रुप। अब जो मैंने कहा ना अपनी पहचान कर ली, अपनी पहचान कैसे की, मिथाइल ग्रुप लगा के, ठीक है। छोटा बच्चा था, ये आरी तो छोटी बच्ची, इसको तो पता नहीं किसको काटना है, तो पर इसे पता है मिथाइल, मिथाइल भी तो सबसे छोटा ही होता है ना, तो आप ऐसे याद रखना मिथाइल ग्रुप लगा के, ठीक है। while the other cut DNA और दूसरे पोर्शन को कट कर देगी वो, ठीक है। the later were called a restricted endonuclease, बाद में उस एंजाइम को restricted endonuclease बोला गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कौन सी थी, हिंड सेकिन, ठीक है, हिंड सेकिन, ये खोज ली गई थी पर इसे आइसोलेट किया गया था 5 साल बाद, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हिंड सेकिन, हिंड फर्स्ट मत कर देना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। हिंड सेकिन पहली रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस थी पर इसे खोजा कितने साल बाद गया था, इसे आइसोलेट कितने साल बाद किया गया था, 5 साल बाद आइसोलेट किया गया था, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, आरी आरी आरी, ठीक है, आरी को देखो मैंने मान लो मैंने मिथाइल ग्रुप नहीं लगाया, ठीक है, तो ये तो मुझे पूरे को कहीं से भी काट सकती है, नहीं, ये ना पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को काटती है। हर एक आरी का एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि ये जिस आरी की हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेंगे हिंड सेकंड, उसका ना 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, कितने, 6 न्यूक्लियोटाइड का। और जो हम हिंड सेकंड, ये हिंड सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। जरूरी नहीं है हर एक आरी का 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो, कईयों का 6 से ज्यादा भी होता है, कईयों का कम भी होता है, बट हिंड सेकंड का 6 ही होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसे पूछ ले ऑल आरी हैव अ 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस, दैट्स इज रॉन्ग, ठीक है। ओनली हिंड सेकंड, ठीक है, हिंड सेकंड को ध्यान रखना, 6 बेस पेयर, कितने बेस पेयर, 6 बेस पेयर, यह 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है हिंड सेकंड का, ये बात आपको ध्यान हुई, ठीक है। आज के टाइम में ये तो डाटा गलत दे रखा है, मतलब गलत नहीं है, पुराना डाटा ये 230 स्ट्रेन से, ध्यान रखना बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स कम है, स्ट्रेन्स के एक टाइप से आप दिमाग में रखो, स्पीसीज, अलग अलग बैक्टीरिया के स्पीसीज, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 आरी निकाल ली गई है, मतलब एक बैक्टीरिया से एक से अधिक ज्यादा आरी निकाली गई है, ये बात आपको क्लियर हुई, ध्यान रखना आपको ये बात, एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा अधिक निकाली है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 230 स्ट्रेन थे या 900 आरी थी, क्या था, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा आरी निकाली गई, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगा, आपको डाटा याद रहेगा 230 और 900, ठीक है, ये वाली बात आप याद रखो। ओवर देखो, ओवर फ्रॉम ओवर 230 मतलब 230 तक, मतलब अभी तो फिलहाल 230 से ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, 230 से ज्यादा स्ट्रेन हो गया और आरी भी 900 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेमिंग की, यहाँ पे किस चीज की नेमिंग, अरे कोई एंजाइम खोजी गई है तो उसका नाम करना पड़ेगा। देखो क्या करोगे, पहला नाम, पहला अक्षर आप क्या किससे लगोगे, उस जिस ऑर्गेनिज्म से खोजे, ध्यान रखना पेपर के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है उसके
अक्षर का पहला, उसके नाम का पहला अक्षर लोगे या जिस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया उसके नाम का, याद रखो। अब आप डाल तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सकते हो उस एंजाइम को, है ना, तो क्या आप इतने सारे ऑर्गेनिज्म का नाम था ना ले सकते हो, पर आइसोलेट तो आपने एक से ही किया होगा, तो ये दिमाग लगाना आपको, ठीक है। तो जिससे आइसोलेट किया गया नाम, जैसे स्ट्रीचिया कोलाई से आपने आइसोलेट किया, तो ई देखो स्ट्रीचिया कोलाई से आइसोलेट किया, ई को R1, जैसे ये नाम आ गया, एक मिनट, ये नाम आ गया इको R1, कौन सा नाम आ गया, ये रहा इको R1, क्या नाम है, इको R1, इको R1 आपने स्ट्रीचिया कोलाई से लिया, तो स्ट्रीचिया का ई ले लिया आपने, ठीक है, कोलाई का CO ले लिया। ध्यान रखना जो जीनस है ना, जीनस, जीनस पहला जीनस होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका सबको पता है, पहला जीनस होता है, दूसरा कहता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जो जीनस है ना, जीनस उसका तो एक ही अक्षर लेना है, कौन सा अक्षर, एक ही अक्षर लेना है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके दो अक्षर लेने हैं। तो इको R1, आप बस इको R1 आपको इतना याद हो जाएगा, तो आपको अपने आप ये चीजें रिलेट कर पाओगे आप। इको R1, तो इसका स्पीसीज का एक अक्षर और इसके दो अक्षर लेंगे, सॉरी स्पीसीज में इसका तो एक अक्षर लेंगे, जीनस का, स्पीसीज के दो अक्षर लेंगे R। अब R क्या है, जिसके हम देखो R कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो स्ट्रेन जिससे हमने इसको मतलब वो एक स्ट्रेन लेते हैं। देखो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रंगना, ठीक है। आपने कोई ना कोई स्ट्रेन लिया होगा जिससे आपको ये आरी के बारे में पता लगा, दिखा, ठीक है, तो वो उस स्ट्रेन का पहला अक्षर, ये कंपल्सरी नहीं है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट है, ये आइसोलेशन का वो है, देखो आपको पता है, जैसे कि ना R13 एक स्ट्रेन का नाम है, ठीक है, R13, जैसे इको RY13, ये एक स्ट्रेन का नाम है, बिल्कुल अच्छे ध्यान से समझना इस बात को, ये एक स्ट्रेन का नाम है, ठीक है, एक स्ट्रेन का नाम है, स्ट्रेन का नाम है ये। और ये वन, अब ये मत सोचना ये वन इसका लिया है, ये ना पहली है जो आइसोलेट की गई है, तो इसको ये आइसोलेशन का अक्षर है, ठीक है, आइसोलेशन का अक्षर है, ये वाली बात ध्यान रखना। द लेटर R इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ, ये आगे दे रखा है एनसीईआरटी के पेज में, ये लीजिए, ये रहा स्ट्रेन, ये R कहां से आया, स्ट्रेन से आया, और रोमन नंबर इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड दैट द बैक्टीरिया स्ट्रेन। देखो आप मुझे ये बताओ, स्ट्रेन है ना, देखो वो मैं थोड़ा सा ऐसे मान सकते हो, थोड़ा सा गलत हो गया, स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे वही है स्पीसीज वाला, जैसे हमने बोला कि ये कौन सा स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, स्पीसीज वाला स्ट्रेन है, यहाँ पे वो वाला स्ट्रेन है, रंगने वाला स्ट्रेन है, स्पीसीज वाला स्ट्रेन है, ठीक है। हमने बोला कि भी इस स्ट्रेन से, बैक्टीरिया के RY13 स्ट्रेन से हमने इसे आइसोलेट किया, 13 यहाँ पे स्ट्रेन के साथ आ रहे हैं, और फर्स्ट क्यों लिए, ये रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये पहला है, जिसको पहली एंजाइम है जो हमने इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन या स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज से ही हमने आइसोलेट किया, ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसके बाद यही बात कर दिया, और रोमन नंबर इसके लिए आता है, यही बात चल रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखें जो ये आरी होती है ना, कौन ये आरी, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, ये लीजिए, हाँ जी। अब ये देखिए जो ये रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होती है ना, ये डिफरेंट, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ओथेली, देखो ओथेली, ऑक्सीडेट रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज और ओथेली, डबल एल आएगा, सॉरी ओथेली। एक मिनट, ये ना आप वेट कीजिए, ये थोड़ा सा ब्लरनेस आ गई, सॉरी स्टूडेंट्स, वो ना बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन अपने आप पता नहीं कैसे चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो आप अब देखिएगा, हमने क्या बोला था कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है ओथेली, OTHLI, ठीक है, आपको पता है एल, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसिस है, लाइगेज, आइसोमरेज, और साथ में एक तो लाइसेज, यहाँ पे तो लाइसेज है यार, ये लास्ट वाली लाइगेज है, ठीक है। तो आपको पता है बीच में देखो ये हमारी हाइड्रोलाइसिस, ये जो क्लास थी ना, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है, इसी के अंदर आती है न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, इसी के अंदर देखो कौन सी है, देखो द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस बिलोंग टू लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड अ न्यूक्लियस, ठीक है, ये यहाँ पे बिलोंग, इससे बिलोंग करती है, न्यूक्लियस से बिलोंग करती है, ठीक है। ये किसके अंदर आती है, हाइड्रोलाइसिस क्लास के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब दो टाइप की एंडोन्यूक्लियस होती है, ये होती है न्यूक्लियस होती है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। देखो एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस दोनों ही अलग अलग है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा,
कहीं से भी कर सकते हैं, पर अंदर वाले पोर्शन को कट करेगा। पर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलरली एक पोर्शन को पढ़ के कट करेगा, और जबकि एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को कट करेगा अंदर से, पर कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्सोन्यूक्लियस आपको समझ आया? एक्सोन्यूक्लियस बाहर से डीएनए को कट करेगा। बाहर से कैसे? मान लो ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ये फ्री एंड वाला पोर्शन है, यहाँ से कट करेगा। ठीक है, यहाँ से। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि जो ये अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये लीजिए, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस को बकायदा ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस को पढ़ता है फिर ही कट करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस रैंडमली किसी को भी कट कर देता है, पर कट कहाँ से करेगा? अंदर से करेगा। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखिए क्या बोलते हैं, ये बात लिख रखी है इन्होंने कि एक अंदर से कट करता है, एक बाहर से कट करता है, और स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और फिर देखो देखो अभी कट मतलब अब भी एक एंजाइम आ रहा है, उसको ना एक डीएनए के पोर्शन को कट करना है, तो उसका ना एक तरीका होता है कट करने का। ऐसे नहीं मुंह चका कहीं से भी काट दिया। पहले वो ना पूरे डीएनए को ना, पूरे डीएनए की लेंथ को मॉनिटराइज करेगा, किसकी लेंथ कितनी है उसकी। देखो ऐसे सोचिए, चलो एक एंजाइम काटने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो पूरे डीएनए के पास घूमा, एक बार देखा, अच्छा 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 यहाँ पे ये लिख रखा है, यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख, इन्होंने भी यहाँ पे वो मतलब वो डीएनए को पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे गाटी सी लिख रखा है, यहाँ पे GT ATP पी कहाँ से आएगा, GTATATCG लिख रखा है, तो ये सारी चीजें पढ़ेगा वो एंजाइम। ठीक है, पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखे, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? वंस फाइंडिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढेगा। इट विल बाइंड टू डीएनए एंड कट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब ये क्या करेगा? पहले उसके बाहर घूमा, फिर अपनी पहचान की। अच्छा देखो आप सोचिए, चलो एक जगह है, एक चक्कर, एक कोई डीएनए है, ठीक है, पहले आप आए, पूरी लेंथ को देखा, पढ़ा, अच्छा 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 यहाँ ये लिखा है, फिर याद आ गया आपको मुझे वहां कट करना है, यहाँ कट करना है और यहाँ कट करना है। आप फिर आपने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद कट करोगे। तो इस 3 तरीके से ही कट करते हैं। ठीक है, ध्यान मतलब 3 स्टेप्स होते हैं कट करने के, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, विल बाइंड द डीएनए, कट द ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड इन डबल हेलिक्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ता, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा? 1 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है। Each restricted endonuclease recognize a specific palindromic sequence। अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है उससे पहले आप ये देखिए, मैंने ऐसे क्यों बोला हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा ये किसको तोड़ेगा? एक उसको तोड़ेगा, फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा। देखो क्या होता है, एक डीएनए कैसे बनते हैं? डीएनए का सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन के फिर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो फॉस्फेट, ये देखो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर के साइड में जब नाइट्रोजनस बेस पेयर लग जाए तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो हम उसे क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। इसको न्यूक्लियोटाइड बोल दिया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनके डीएनए बनाते हैं। आपको पता है फिर यहाँ पे थर्ड कार्बन पे भी क्या आती है? थर्ड कार्बन का OH यहाँ पे इसके अगले के फॉस्फेट के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। तो देखो ऐसे सेम, अब देखो 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, सॉरी इसको कट करना था, ये 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड, एक बार इनको अलग अलग मान के चलो आप। तो इस यहाँ पे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इसमें आपस में किससे जुड़े हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं। ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं। अब वो आएगी आरी, हमने कहा आरी किसको काटेगी? डीएनए के सेगमेंट को काटेगी। तो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ऐसे कट लगा देगी। यहाँ पे कट लगा दिया तो इसने किसको काटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कहाँ थे? हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपके थे यहाँ पे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना। वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये थे, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसने किसको तोड़ा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा। याद रखना इसी चैप्टर में भी 2 ही सेकंड बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आएगी, वो अलग बात है। आप ना दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो, कॉन्सेप्चुअली चलो, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आई होप देखो अब ये कॉमन सी बात है, जिसने मोलिकुलर वाला चैप्टर पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जिसने 11th में बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा है उसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
पर आपको जहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो सबको क्लियर हुआ होगा। और अब हम बात करते हैं व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किसकी बात करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करते हैं। क्या होता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? का मतलब होता है वो सीक्वेंस जो कि आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम ही बात हो। जैसे कि हम पढ़ते थे मैडम, है ना, मैडम, मैडम को आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम ही चीज़ है स्पेलिंग में। देखो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। स्पेलिंग तो ध्यान नहीं होगी ना आपको मैडम की, बहुत अच्छे, मैडम, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से पढ़ो MADAM, पीछे से पढ़ रहे हो तब भी मैडम, आगे से पढ़ रहे हो तब भी मैडम। तो आगे और पीछे से दोनों जगह से सेम जो प्रोनाउंशिएट हो, बोला जाए, या जिनकी स्पेलिंग सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है ओयो, ये ओयो, आगे से पढ़ो तब भी ओयो, पीछे से पढ़ो तब भी ओयो, ठीक है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल और क्या क्या है? बेस्ट एग्जांपल और कौन कौन से हैं? जो गाटीसी तो आपको ध्यान है, मलयालम, ये तो एनसीईआरटी नहीं देखा, कौन सा? मलयालम, ठीक है। ये देखो ये रहा मलयालम, इसको चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, मलयालम, मलयालम, आगे से पढ़ रहे हो तो भी सेम, पीछे से पढ़ रहे हो तो भी सेम, मलयालम मलयालम, दोनों क्या है? सेम 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 है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना आप, ये आगे से पढ़ो तब भी सेम है, पीछे से पढ़ो तब भी सेम है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ से देखना आप, ये देखो MALAYAM और यहाँ पे MALAYAM है, देखो MALAYALAM, मलयालम, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम ही है। तो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो एनसीईआरटी ने मलयालम का एग्जांपल दिया था, वैसे एनसीईआरटी ने एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है। किसका एग्जांपल है ये? गाटीसी, गाटीसी। इसको चाहे 5 डैश से 3 डैश पढ़ो, तो 3 डैश से 5, देखो आपको पढ़ना एक एंड से है, आप 5 डैश से 3 डैश पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो, और 5 डैश से 3 डैश पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो, गाटीसी, गाटीसी। मैं हिंदी कहता हूँ कैसे याद किया था, गाटीसी, छोटी सी घाटी, घाटी, घाटी मतलब छोटी बच्ची को बोलते हैं घाटीसी, है ना, गाटीसी, गाटीसी। याद रखना ये 5 डैश से आप है ना सारी चीज 3 डैश से 5 डैश करते हो, ठीक है। पर आरएनए बनता है वो कहां से बनता है? 5 डैश से 3 डैश बनता है, और ये भी किससे है? 5 डैश से 3 डैश है। गाटीसी जो आपको ये रखना है ना, ये 5 डैश से 3 डैश है। ये पेपर में चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको 3 से 5, यहाँ पे 3 से 5 कर दे, और गाटीसी पूछ लेंगे यहाँ पे कट करेगा नहीं, ठीक है। 5 से 3 चलेगा, 5 से 3 चल रहा है ना गाटीसी, तो ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है। तो देखो यही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या आपको, आई होप आपको समझ आएगा व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? एक डायरेक्शन से आप रीड करने लग जाओ 5 डैश से 3 डैश, तो उल्टा ही उसी डायरेक्शन में चलो 5 डैश से 3 डैश, सेम वर्ड्स आने चाहिए, बार बार रिपीट होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। अब आप उसके बाद ये देखिए, ये एनसीईआरटी बात करती है, देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सब बेसिक पॉइंट्स के अंदर। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि ना आपने क्या किया, ये जो रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस है ये एग्जैक्ट बीच में से कट नहीं लगाएगी, थोड़ा सा दूर से कट लगाएगी। अब ये मुझे आपको समझाना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात, लाइगेज वाली बात आपको बतानी है पूरी, ठीक है, एक से ही कट लगाना है, ठीक है। ये डायग्राम आप देखो, पहले डायग्राम देख लो, बेसिक वाला डायग्राम आपको सबको पता है ना। अलग अलग तरीके से चैप्टर के अंदर डायग्राम अलग अलग है। देखो फॉरेन डीएनए लिया, ठीक है, वेक्टर लिया, ठीक है। फॉरेन डीएनए का एक जो हमें स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए उसे कट किया, ये वो पोर्शन होगा जिसे कट किया। इस यहाँ पे भी वेक्टर को कट किया, ठीक है। फिर एक बात में ये भी सुनते चलो ना, यहाँ पे भी वेक्टर को कट किया, इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर को लाके जोड़ दिया। देखो ये अलग कलर से, आपको कलर मुझे नहीं लग रहा विजिबल हो पा रहा होगा, ये देखो ये फॉरेन डीएनए का अलग कलर है, यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए का अलग कलर है, ठीक है। अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये क्या हो गया इसके अंदर, फिर इस सेल के अंदर डाल दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। आप ये बिल्कुल से ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डालते हैं, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, 2 सेल बन गया, इसके अंदर इन दोनों के अंदर वो सेल, वो डीएनए का वो सेगमेंट आ चुका है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, इसके अंदर थोड़ा सा ये रहा, इसके अंदर थोड़ा सा ये रहा, क्या हो गया, थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा, ठीक है। इनके अंदर वो डीएनए का फ्रेगमेंट आ सका, जो फॉरेन डीएनए का पोर्शन था वही बात थी। अब एक बात ध्यान रखना,
जो आप ये कट करोगे फॉरेन डीएनए और वेक्टर को, इनको सेम आरई से कट करना है। किससे कट करना है? सेम आरई से। ये एनसीईआरटी लिखते हैं यहाँ पे, आपको इनको कट करना है किससे? सेम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कट द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर टू स्पेसिफिक पॉइंट। सेम आरई का इस्तेमाल करना है इनको कट करते हुए, सेम आरई का, ठीक है। क्योंकि क्यों करना है अभी आपको समझ आएगा क्यों करना है, ठीक है। और ये आपको पता है जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है ये ना हेल्प भी करती है, इसी से काटना चाहिए इस बोन को, क्योंकि ये ना थोड़ा सा दूर से काटती है और वो मदद भी करता है आपको किसके अंदर मतलब ये जो इसका थोड़ा सा दूर से काटने का आपको मदद पता है क्या आती है। जैसे ये एग्जैक्ट बीच से काटती तो आपको फायदा नहीं था, अब थोड़ा सा दूर से काटा, इसका फायदा क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फैसिलिटेट करते हैं जोड़ने को। क्या करते हैं क्या हमें नहीं समझा, अभी सब समझ आएगा ना, मैंने कहा है आपको समझने के लिए। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ले या कलरफुल डायग्राम ले, आप बताओ जैसे आप कहोगे। बात तो देखो सेम ही लिख रखी है दोनों के अंदर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या था कि डीएनए का एक सेगमेंट था, ये डीएनए का एक सेगमेंट था, ठीक है, और ये वेक्टर का एक सेगमेंट था। इस डीएनए के एक सेगमेंट पे लिख रखा था, ये वो डीएनए का सेगमेंट था जो हमारे लिए डिजायरेबल था, जो हमें क्या था चाहिए था, ये वो डीएनए का सेगमेंट है। इस पे कोडोन क्या लिख रखा है? GATC। क्या लिख रखा है? यहाँ इसको जूम करते हैं, ये देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्या लिख रखे हैं? GATC, GATC, GATC। देख रहे हो आपको क्लियर दिख रहा है नहीं? हाँ जी बताइए, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। ये GATC लिख रखे हैं इसके ऊपर। ये देखो इन्होंने वेक्टर मान लिया, मैंने उसे फॉरेन डीएनए बोल दिया, मुझे दिखा नहीं था इनका। मैं देखो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे इस पे वो कुछ मत करना, ठीक है, कमेंट्स मत करना फालतू में। ये फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर का डीएनए। इस पे भी जहां GATC लिख रखा है, इस पे भी जहां GATC लिख रखा है, वहीं पे कट लगाना है। क्यों कट लगाना है? ये एंडोन्यूक्लियस देखो, एक मान लो एक एंडोन्यूक्लियस है इको R1, ठीक है, इको R1, ये कट लगाती है GATC सीक्वेंस पे। किस पे कट लगाती है? GATC सीक्वेंस पे कट लगाती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि भी ये वेक्टर का मैंने पोर्शन लिया, वेक्टर को लिया, वेक्टर का एक पोर्शन है जहाँ पे GATC लिख रखा है, ठीक है, फॉरेन डीएनए का पोर्शन है जहाँ पे GATC लिख रखा है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब आरई तो यहीं पे कट लगाएगी, हम सबको पता है, ठीक है। तो आरई ने ये वेक्टर के इस पोर्शन पे कट लगाया, कहाँ लगाया? इस पोर्शन पे कट लगाया, GATC को कट कर दिया। मैंने जैसे ही कहा था एग्जैक्ट बीच से नहीं काटती, थोड़ा सा साइड से काटती है। अब देखो GATC ये यहाँ आ रहा था, इसका एग्जैक्ट बीच क्या होता? 3, तो ये 3 ये यहाँ बीच से काटती, उसको एग्जैक्ट बीच बोलते, ठीक है। मतलब देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं इस बात को, देखना आप मेरी बात सुनो, आपको ना भी ये लग रहा होगा ये वेक्टर है, ये वेक्टर फॉरेन डीएनए क्या बोल रहे हैं। जब ये ऐसा था, जब कैसा था, ये ऐसा था, ये चीज थी, ठीक है। अगर ये आरी आती और यहाँ पे कट लगाती, यहाँ पे, तब मैं बोलता एग्जैक्ट मिड कट लगाया। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बिल्कुल बीच में से कट नहीं लगाती, थोड़ा सा खिसक के कट लगाती है। तो आरी कहाँ कट लगाएगी? यहाँ कट लगाएगी। एरो का निशान भी दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने कि आरी कहाँ कट लगाएगी, आरी कट लगाएगी यहाँ पे, ये एरो का निशान भी शो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आरी कट लगाएगी, सेम यहाँ पे भी आरी कट लगाएगी। एग्जैक्ट बीच तो ये होता, एग्जैक्ट बीच में कट नहीं लगा रही है, लिटल अवे से कट लगा रही है, थोड़ा सा दूर से कट लगा रही है। तो जब यहाँ से कट लगाएगी आरी, तो देखो ये यहाँ से कट लगाया आरी ने, तो ये यहाँ पे कट लगाया, तो ये यहाँ से ये चला गया, ये पोर्शन डिलीट हो गया। यहाँ पे कट लगाया आरी ने, तो ये जी चला गया, ठीक है। अब इसका तो ये बच गया, इसका ये बच गया, नीचे वाली की बात कर रहा हूँ मैं। देखो वो जो कट हुआ था वो भी अभी अपन ने देखा, इसका तो ये बच गया, इसका ये बच गया। अब ये दोनों जुड़ेंगे, आपको पता है यहाँ पे इनके बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना, सब इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखो ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको बात पता है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखना इनके जुड़ने, इनको कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जोड़ता है। पर इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसको फैसिलिटेट, मतलब आसान बना देगी इनके जुड़ने को। कैसे? ये आएगा है ना, यहाँ पे इसको इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना था, तो ये आके यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो और जुड़ना और भी आसान हो गया। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? ध्यान से सुनना, डीएनए लाइगेज तो ए और ये वाला है ना, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा।
आर ही तो क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जीसी क्या है बेटा, ये ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ये जी लग रखा है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये तो ये नीचे की तरफ देखना, अब ये पूरा एक डीएनए हो गया ना, पूरा एक डीएनए हो गया, और डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं, ये देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे फोस्फो ए था, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, तो ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये मैंने क्या बना दिया, हाँ, एक मिनट वेट कीजिए, होल्ड। देखो वो ना वीडियो बीच में खराब हो गई थी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो हम क्या बोल रहे थे कि भाई उसने मतलब वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उनके बीच में, एक दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, एक डीएनए के फ्रेगमेंट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, तो डीएनए लाइगेज तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया डीएनए लाइगेज ने, और पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ए और वो हमने देखा था ना हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फैसिलिटेट कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी ये GAATTC हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने थे जो कि फैसिलिटेट कर रहा था इसके जुड़ने को। अगर मान के चलो एग्जैक्ट बीच से काटती, यहाँ से काटती, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनते, नहीं बनते, फिर नहीं बनते ना, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कोई बनने के चांस ही नहीं थे, यहाँ पे ऐसे काट रहे थे, स्टिकी एंड्स थे ही नहीं, दो टाइप की होती है जिसके एक तो ब्लंट एंड होते हैं, एक के स्टिकी एंड होते हैं, वो ब्लंट एंड वाली बन जाती, ठीक है, आपको आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ना हमने यहाँ पे इसको कवर किया, सेम ऐसे इस डायग्राम में दे रखा है, एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बता रहा है, एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये एंड से काटती है, विद इन द डीएनए काटती है, ठीक है, ये सारी बात बता रहे हैं यहाँ पे, और ये स्टिकी एंड्स वाली बात बताई है, ठीक है। आपको अब ये वाली बात पता होनी चाहिए, हमने ये सारी बात डिस्कस की है यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम कट द स्ट्रैंग द लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर काटती है, ठीक है। दे आर ओवरहैंगिंग स्ट्रैंग, जो ओवर लटकने वाले स्ट्रैंग, और स्ट्रैंग बन गए, लटकने वाले बने थे ना स्ट्रैंग, these are a named so because they are a hydrogen bond which complementary cut the counterpart this stickiness of the end facilitate the action of the enzyme DNA ligase। ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट का मतलब आसान करना, आसान काम करते हैं, किसका, डीएनए लाइगेज को आसान काम कर देते हैं जोड़ने में, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कैसे आसान काम हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, ब्लंट एंड ये स्टिकी एंड्स बनने, अगर ब्लंट एंड होता तो ये आसान काम नहीं हो पाता, ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर आर यूज्ड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसफॉर्म अलग चीज होती है, ट्रांसफॉर्म सेल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसफॉर्म डीएनए दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। जब वो सेल के अंदर आ जाता है उसे ट्रांसफॉर्म डीएनए बोलते हैं, पर जब वो वेक्टर से जुड़ता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। मैं बार बार इस वीडियो के अंदर पता नहीं इतनी बार बोल चुका हूं इस बात को, ये विच कंपोज ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम। देखो क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस ड्यू टू genetic engineering to form the recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from the different source या genome। देखो सोर्स या जीनोम, ये देखो ये डीएनए था आपका, ये देखो ये आपने क्या लिया था, सॉरी एक मिनट, ये आपका डीएनए था, वेक्टर था, वेक्टर ने आप कोई भी डिजायरेबल जो आपको चाहिए, जिसके सेल से आप डीएनए निकालना चाहो वहाँ से निकाल के इसके साथ ज्वाइन कर दोगे ना, तो आप देखो ये यही बात बोल रहे हैं कि डिफरेंट सोर्स या डिफरेंट जीनोम से हम ये इसको लेते हैं, ठीक है, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए होता है उसको लेते हैं, ठीक है। व्हेन द कट ऑफ सेम, अब ये वाली बात ध्यान रखना, दोनों को सेम से काटना है, क्योंकि यहाँ पे भी गांठी सी कट रहा है, वहाँ पे भी गांठी सी कट रहा है, और वो भी थोड़ा सा दूर से कट रहा है, इसलिए जाके जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज अगर डिफरेंट से होगा तो भी जोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है, डिफरेंट से होगा तो भी डीएनए लाइगेज जोड़ देगा, बट अगर सेम से होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा अपना, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है। ये हमने देख लिया, और ये देखो ये तो किसकी बात है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड वगैरह वो सब की बात कर रखा है, ये तो अपना वो नहीं है। फिर उसके बाद आप ये देखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले एक बात और लिखी गई है यहाँ पे, अनलेस वन कट द वेक्टर and the source of DNA with the same restricted enzyme, the recombinant DNA cannot be cut create। मतलब अगर सेम एंजाइम नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। तो आज हम हमारा पोर्शन यहीं पे रोकते हैं, और आज हमने काफी ज्यादा हिस्सा कवर कर लिया चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमारा पार्ट सेकंड कवर हुआ, आगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे और बाकी चैप्टर के बाकी बचे हुए पोर्शन को पढ़ेंगे। तो बाय, ठीक है, बताना जरूर कैसी लगी आपको वीडियो।